कि अगर ये सरकार में दम है तो बैलेट पेपर से करा ले और ये जो है ईवीएम को छेड़छाड़ करना बंद कर दे। अगर इसके अंदर दम है, कर्मचारी जनता आज भी वोट दे रही है, बीच बीच में मीडिया को दिखाने के लिए एक आग राज्य छोड़ देते हैं, वो इनकी चाणक्य नीति है। उस नीति को हम लोग समझ चुके हैं। जिस दिन ये बैलेट पेपर से करा ले तब हम जाने की सही में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। आगे चल करके अगर ये सरकार नहीं मानी तो रेल का चक्का जाम होगा और कार्यालय सारे बंद होंगे। इसमें इस सरकार को इसके बाद भी नहीं मानी तो निश्चित रूप से ये सरकार के खिलाफ सारे कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पेंशनर सब लोग लगेंगे और निश्चित रूप से ये सरकार माननी पड़ेगी। नहीं मानेगी तो सरकार में नहीं रहेगी। इन चोर को चौकीदार ही चोरी नहीं करने देगा तो ये चोरी नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम ये राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी करेंगे। अपने सरकार को बता चुके हैं कि जैसे जैसे ये चेतावनी का स्वरूप उग्र होता जाएगा परिणाम बहुत भयंकर होंगे। राजेश जी अभी हम और कार्यक्रम में हैं, बाद में भारतीय रेल इसकी टैग लाइन है, वी आर द लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। आज आप लोगों ने एनसीआर-एमयू के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की पूर्ण मांगे हैं? आज नहीं, हम लोगों का प्रदर्शन और इस मुद्दे के खिलाफ 2004 बनने के बाद से ही है। जैसा कि अभी हमारे एआईआरएफ के जोनल सचिव ने बताया, श्री शीतला प्रसाद जी ने, कि जो है उस समय जो है एनपीएस के लोग कम थे तो लोगों को पता नहीं चला। उसके बाद कुछ लोग आए सीजी वगैरह में, कुछ एक्स सर्विसमैन वगैरह आए तो उसके बाद वो रिटायर भी हो गए। जब उनको 1100, 1200, 1500, 2000 से ज़्यादा किसी को पेंशन नहीं बनी, तब उनको समझ में आया और लोगों को समझ में आया। जो और एनपीएस के साथी जो आज लगभग रेलवे की मैं बात करूँ तो रेलवे में जो है 12.5 लाख एम्प्लॉई इस समय है, जिसमें लगभग जो है 8 8.5 लाख एम्प्लॉई जो है वो एनपीएस में है और ओपीएस वालों की संख्या कम होती जा रही है, वो रिटायर होते जा रहे हैं और एनपीएस की बढ़ती जा रही है। तब लोगों को समझ में आया कि 1000 रुपए में तो मोबाइल भर का ही होगा, बाकी काम कैसे होगा। तब ये आंदोलन में और तेजी आ रही है और ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में शिक्षक समाज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, उसके बावजूद सरकार उसको संज्ञान में नहीं लाई। आपको क्या लग रहा है कि आपकी इस प्रदर्शन से सरकार इस पर ध्यान देगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिक्षक लोग जो किए थे वो हमारे ही साथी हैं, वो बाद में किए थे। सबसे पहला एजिटेशन जो वहाँ पे हुआ था प्रदर्शन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और जेएफ आरओपीएस के ट्रेड यूनियन जितने थे संगठन थे उन लोगों ने 10 अगस्त को किया था। उसके बाद अन्य लोग भी किए हैं, 3 बार हुआ, ये बात सही है। लेकिन जो सबसे पहला जो था वो हम लोगों का था 10 अगस्त 2023 को, वो जेएफआरओपीएस के ही लोग किए थे और उसमें करीब 2.5 लाख से ऊपर संख्या थी। उसके बाद ही जैसा अभी एआईआरएफ के सचिव महोदय ने बताया, उसके बाद ही एक कमेटी बना दी गई। कमेटी क्यों भंग हुई, क्यों कमेटी में बात नहीं मानी गई? इसलिए कि जो हमारे नेता थे उन्होंने कहा हमको पुरानी पेंशन से नीचे कुछ नहीं चाहिए, एनपीएस में संशोधन स्वीकार्य नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हम पेंशन नहीं मांग रहे हैं उनसे, हम पुरानी पेंशन का स्वरूप मांग रहे हैं, क्योंकि पेंशन इन्होंने नहीं दिया। पेंशन देने वाली सरकारें चली गई और पेंशन छीनने वाली सरकारें बहुत शीघ्र ही चली जाएंगी। भविष्य में कोई टिकाऊ नहीं है, कर्मचारी और जनता टिकाऊ होती है, जिसके वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। तो हमें पेंशन इनसे नहीं मांगना है, पेंशन तो रेल में 1957 से लागू है, लेकिन हमको पुराना स्वरूप चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना के तहत जो कुछ हमको मिलता था वो चाहिए। नई पेंशन में संशोधन न हमें स्वीकार है, न कर्मचारियों को स्वीकार है और न कर्मचारी नेताओं को, बड़े जो दिल्ली वगैरह में बैठे हुए हैं जो हमारी अगुवाई करते हैं उनको भी कतई स्वीकार नहीं है। इसीलिए 10 अगस्त के बाद की जो कमेटी बनी थी वह भंग हो गई, उसमें जो है कुछ आगे बात नहीं बन पाई। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आने वाले समय में अभी कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है कि आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, नहीं पाएंगे। और बाकी ये ईवीएम द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए कभी स्वीकार हो ही नहीं सकती है और न वो जनता के लिए काम करेगी। जबकि संविधान, ये मोदी जी जो संविधान के तहत प्रधानमंत्री बने हैं और उसी संविधान के तहत आज दूसरा टर्म समाप्त होने जा रहा है। अब ये चाहते हैं अपने मित्र
कौन सा मित्र? इजराइल वाला। कौन सा मित्र? चीन वाला। कौन सा मित्र? रूस वाला। उसकी तरह आजीवन राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि संविधान नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे, तुम भी सीट पे नहीं रह सकते हो, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। अच्छे अच्छे तानाशाह जो है दफन हो गए, ये राम के नाम पे और राशन के नाम पे वोट ले रहे हैं। और आप बताइए 22 जनवरी 2024 को ये प्राण फूकेंगे, तब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिंदा होंगे। हम लोग मुर्दा का दर्शन कर रहे हैं। हम लोग ये राम को भी बेच देंगे, ये अपने परिवार को भी बेच देंगे। परिवार को तो पहले छोड़ दिया इन्होंने। जैसा कि कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, उसे राम पुनः अयोध्या में आएंगे। तो फिर ये कहना बंद कर दो कि कण कण में भगवान है। फिर ये कहना बंद कर दो ना। ये किसी को नहीं मानते हैं। इनको जिसमें लगेगा कि अगर देश बेचने पर भी हमें प्रधानमंत्री की सीट मिल जाएगी तो बेच देंगे। जिस दिन इनको लगेगा कि इन कर्मचारियों से हमारी सरकार हिल सकती है, जा सकती है, उस दिन ये तुरंत मान लेंगे। इनको मानने में कुछ देर नहीं लगेगा। इनको डर लगता है तो केवल वोट की चोट से। अगर आप लोगों की और हम लोग उसी दिशा में थोड़ा बहुत राजनीति हम लोगों को भी सीखना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या है, सिर्फ जो है अपने सिद्धांतों पे चल करके, ट्रेड यूनियन की जो एक्टिविटीज होती है उसके तहत चल के, लोकतंत्र में जो हमको अधिकार मिला उसके तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो मांगे नहीं पूरी हुई तो इसका निर्णय हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं वो लेंगे, और जो जैसा कहेंगे तो वो कहेंगे कि चक्का जाम हो। तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इलाहाबाद से एक भी गाड़ी उस दिन नहीं चल पाएगी, ये मेरा वादा। तो दर्शकों सुना कि किस तरह से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर सरकार जल्द ही मामले को संज्ञान में नहीं लाती तो आने वाले कुछ ही दिनों में सरकार को इसका खामियाजा देखने को मिल सकता है। हमारे पुरानी पेंशन चाहिए, बुढ़ापे की लाठी चाहिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को जिलाने के लिए चाहिए। शेयर बाजार आधारित हमें पेंशन नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग आज 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख क्रमिक अनशन यहाँ करेंगे। पूरे ऑल इंडिया में हर कार्यालयों पर, मतलब हर जिले पर ये कार्यक्रम हो रहा है। और इस तरह से देश भर में लगातार विभिन्न विभाग के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आपकी मानते हैं नैतिक हैं तो अपना पेंशन बंद कर देंगे, हम नहीं लेंगे। इनको मानना पड़ेगा। ये अगर नैतिक हैं, प्रधानमंत्री जी नैतिक हैं, बड़ा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर हो गए हैं, तो ये क्यों पेंशन ले रहे हैं? इनको कौन सा सेवा कर रहे हैं कि पेंशन ले रहे हैं? ये तो नजराना ले रहे हैं, सही पूछिए तो ऐसे स्थिति में आप ये मान के चलिए कि इनको मानना होगा। देखिए अभी पंजाब में क्या हुआ, 5 पेंशन को वहां के मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया, केवल 1 पेंशन लेना है, चाहे वो 4 बार हुए हो चाहे 5 बार हुए हो। तो इनको भी अगर हमको नहीं देंगे तो हम अपना फिर से नौकरी शुरू करेंगे। ईटा गारा जो भी स्थिति होगी उससे हम चलेंगे, लेकिन इनको पेंशन अपनी बंद करनी होगी, इनकी मजबूरी होगी। ये मुहिम पूरे देश में चलेगा, आम जनता में चलेगा। हम लोग भी जनता हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बीच से ही हमारे लड़के हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे नात हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। अभी तक तो ये सोचा जा रहा था कि ये सुन लेंगे, बेईमानी इनकी अब चलेगी नहीं। इनको पेंशन देना होगा चाहे जिस स्थिति में दें, ये आप मान के चलिए। इसमें देश के कोने कोने में राम राज्य आने की बात की जा रही है, लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। क्या राम को क्या हम नहीं मानते? क्या हम भी हिंदू हैं, राम भी मानते हैं, दुर्गा भी मानते हैं, शिव भी मानते हैं, लेकिन ये नाटक करके जो वोट लेने की राजनीति राम के नाम पर कर रहे हैं, इसको हम नहीं मानते और इसको हम मानेंगे भी नहीं। राम भक्त माने राम के आधार समझ रहे हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि इनका नाटक अब खत्म हो गया है। इनको पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। किसी दशा में राम के नाम पर इनको वोट नहीं दिया जाएगा। जो राम के नाम पर, 5 किलो गेहूं के नाम पर, 2000 किसानों को देने के नाम पर ये वोट ले रहे हैं, ये वोट अब जनता समझ गई है और इनसे लेगे भी, इनको वोट नहीं देगी अगर ये पेंशन बहाल नहीं किए तो। आपको क्या नहीं लगता कि जो 5 किलो राशन वितरण किया जाता है उससे जो गरीब तबके में रहने वाले लोगों के खाने के और उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अरे उनको अपन कर दे रहे हैं। 5 किलो में कौन परिवार चलेगा? आप जरा सोचिए, आप भी एक उसी जीवन में जी रहे हैं। उनको अपंग कर दे रहे हैं केवल ये 5 किलो की लालच दे करके। जो काम करके 300 रुपए 400 रुपए कमाएगा वो 5 किलो से क्या गुजारा करेगा? अपंग कर रहे हैं, ये लालच दे रहे हैं, सरकार को बेच रहे हैं।
सरकार को बेच रहे हैं उस गेहूं से। ये सरकार में बना रहना चाहते हैं। मायावती जी का कुछ इन्होंने वही 5 किलो दे करके बांट लिया है वोट, वो भी मायावती इस बार आ रही हैं फिर लड़ने, इसलिए इनको कुछ नहीं मिलेगा, हारेंगे, चुनाव इनका निश्चित रूप से गिर जाएगा। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे तो कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी ये सब लोग इनके साथ होंगे, आप ये मान के चलिए। अगर नहीं किए तो इनको हारना निश्चित है। अब वो जब केंद्र से अध्यादेश जारी होगा ना, राज्यों में तो कर लिए चूंकि केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन जब केंद्र में चुनाव आयोग चलेगा ना तो इनकी अब नहीं चल पाएगी, वहां एटीएम बीटीएम नहीं बदल पाएंगे, ये जान लीजिए आप। और यही ने मिड टर्म जो नौकरी देने की बात किए थे, उसमें इस देश में आईएएस अफसरों की नियुक्ति सीधे करने लगे हैं ये। तो ये सरकार मूलतः मैं अंत करना चाहता हूँ अपनी बात कह के, और साथी हमारे आए हुए हैं जो 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मुख्य रूप से कहना चाहूँगा कि ये सरकार कारपोरेट्स की सरकार है, आम जन की सरकार नहीं है। कर्मचारियों की, किसानों की, कमज़ोरों की सरकार नहीं रह गई है। कमज़ोरों की सरकार जो थी वो थी, अब वो नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारा ये मानना कि हमारी पेंशन बाजार के हवाले किसी भी सूरत में न किया जाए, इसके लिए हम लोग सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखिए रेलवे के लोग बैठे हुए हैं, राज्य कर्मचारी बैठे हुए हैं, सेंट्रल कर्मचारी बैठे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे विंग के लोग बैठे हैं, पोस्टल के लोग हैं, इनकम टैक्स के हैं, सीडीए के हैं, एजी ऑफिस के लोग हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि गांधी के आंदोलन की तरह हमारा ये आंदोलन भी गांव-गांव, किसान चौपाल, चौक चौपाल चारों तरफ फैले, और एक दिन देश के लोग इस असलियत को समझने लगे। हमें बदनाम किया जाता है, इनके लंबे लंबे लेख आते हैं जो इनके पैसे पर लिखते हैं कि कभी तोड़ बना देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कर्मचारियों को विलेन बनाया जाता है। कहा जा रहा है कि सरकार अगर आप लोगों को मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है, जबकि देश और प्रदेश की सरकार लगातार गरीबों के हित के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं के साथ चलाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। उस स्थिति में आप लोग इस तरह की दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने जो ये कहा कि वो लोगों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं या एलपीजी में सब्सिडी दे रहे हैं, ये सब एक दिखावा, एक बहकावा है, समझे। ये सिर्फ एक चुनाव की लालच दिया जा रहा है। एक मरतबा अगर किसी को एलपीजी दे दी जाती है, आप सोचिए अगर उसके पास ये स्थिति नहीं है तो दोबारा वो 1100 का सिलेंडर ये देते हैं? उसको नहीं देते। खाली एक दिखावा, एक बहकावा कर रहे हैं। लेकिन जो अब केंद्र के जो कर्मचारी हैं और राज्य के कर्मचारी सब एकजुट हो गए हैं और ये निर्णय ले लिया गया है कि यदि ये इस बार हमारी ओपीएस को लागू नहीं करते तो आने वाले चुनाव में ये भी जो ओपीएस की बात करेगा वही देश में राज करेगा। इस नारे के साथ हम लोग मुहिम चला रहे हैं और आने वाले समय में ये राज्य सरकार जिस तरह केंद्र की कर्मचारी एकत्रित हो गए हैं, राज्य सरकार हमारे साथ आ गया है। अगर इसी तरह सहयोग एक साथ मिलकर रहा तो आने वाले समय में, क्योंकि हमारे साथी ने कहा ना, चुनाव कराने कौन जाते हैं? हमारे शिक्षक ही जाते हैं, हमारे रेल कर्मचारी जाते हैं। हम जो चुनाव कराने जाते तकवारी कौन करता है? अगर जब इसके लिए हम स्वयं अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने बेटे, अपने साली साले, अजीजदार, फूफा, खाला, मौसी जो होंगे उनको जाकर ये बताने का काम करेंगे कि यह सरकार जो है ये निकम्मी है। यह सरकार आज आप ये सोचिए कि अगर जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं सेवानिवृत्त, उनको 2100, 1700, 1500 पेंशन मिल रही है। 1500 रुपए में महीने भर का उनको क्या है, चाय की व्यवस्था नहीं है। तो वो आज अगर उनको पेंशन मिलती है तो पुराने लोग जिनको भी पेंशन मिल रही है वो चारपाई पर भी पड़े रहते हैं। तो उनके परिवार के लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके लड़के हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो जानते हैं कि 47,000, 48,000, 50,000, 45,000 इनको हर माह पेंशन मिलती है। इनसे हमारा भी खर्चा चलेगा, इनका भी खर्चा चलेगा। अगर जिस दिन ये पेंशन मिलना बंद हो जाएगी तो हमारे जो साथी रिटायर होंगे, ये हमारे एक साथी कह रहे थे कि वृद्धाश्रम चले जाएंगे। वृद्धाश्रम वाले भी हमको नहीं पूछेंगे, घर में भी हमको कोई नहीं पूछेगा। हम कटोरा लेके भीख मांगने जाएंगे क्या? और ये एक दिन के विधायक बनते हैं, एक दिन के एमपी बनते हैं, इनको पेंशन मिलती है, इनको रेल के द्वारा मुफ्त पास मिलता है, हवाई जहाज का मुफ्त पास मिलता है,
इसके अलावा तमाम सुविधाएं ये उपलब्ध है और हमारी सुविधाओं को अगर ये खत्म करेंगे तो आने वाले समय में हम लोग एकत्र होकर 2024 में वोट की चोट से इनको बाहर करने का काम करेंगे। तो सरकार ने देखा कि इन लोगों को देखा और पीड़ा को आज लोगों में लगातार अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन क्या? सबसे पहले तो ये आशय क्लियर कर देना बहुत ठीक होगा कि ये वास्तव में लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर के सरकार खुद मुहिम चलाती है और जो एग्जिस्टिंग मुहिम थी उसको उसने पूरी तरह खत्म कर दिया। आप देखिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से बार बार ये बयान आ रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल बता दूं कि जिस दिन से कर्मचारी किसी भी सरकारी सेवा में भर्ती होता है उसे पेंशन देने के लिए उसकी निधि में विनियोग प्रारंभ कर दिया जाता है। ये एक महज बरगलाने वाली बात है। सरकार ने डूबती हुई इंश्योरेंस कंपनियों को ध्यान में रखते हुए ये एक मुहिम चलाई थी कि साहब इसको पेंशन कह दिया जाए। ये पेंशन नहीं है। आपने जैसे खुद भी बीमा कराया होगा तो आपको क्या मिलता है बीमे के बाद? आप पत्रकार हैं, आप इस तरीके की चीजों से परिचित है। अगर आपने कोई बीमे का प्लान कराया हुआ है तो एक तय समय बाद आपको उसकी एन्युटी दे दी जाती है। ये सरकार बाजार को संभालने के लिए सरकारी आदमी का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा बाजार को संभालने के लिए इस्तेमाल कर रही है और ये बाजार डोल ना पाए। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बाजार में एक बड़ी गिरावट देखी गई तो उसमें ये पाया गया कि भाई बड़ा हल्ला हुआ कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बड़ी खरीदारी की। ये कौन है? ये वही सरकारी विभाग के पैसे हैं जो हमारी तनख्वाह से काट करके बाजार को रोका जा रहा है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि सरकार गरीबों को ध्यान में न देते हुए बल्कि पूंजीपतियों के ध्यान दे रही है। नहीं, ये वो सरकार का अलग पक्ष है। हमारा ये कहना है कि जो मध्यम वर्ग देश में वैचारिक क्रांति को बढ़ावा देता था उसको कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह से खत्म करने का काम है। एक गरीब वर्ग को तो सरकार पालने के लिए बिल्कुल खड़ी ही है, तो उसको एक हमारे यहाँ का आम सा कर्मचारी बता सकता है कि ऐसा कभी नहीं है। अगर आप बहुत विषयों की गहराई में जाएंगे तो बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ऐसे नियम मौजूद है कि जब पुरानी पेंशन स्कीम थी तब भी ये था कि कर्मचारी जैसे ही 6 महीने की सेवा पूरी करता था उसके एवज में हमारे यहाँ बजट में प्रोविजन होते थे और अनुदान की मांगों में एक मांग थी जिसमें पैसे डाल दिए जाते थे और उसी से सरकार पेंशन देती थी। सरकार कहीं से जमीन खोद के पेंशन नहीं देती है, वो कोई भी सरकार हो, चाहे ये सरकार हो चाहे इसके पूर्व की सरकार हो। कोई सरकार ये क्रेडिट नहीं ले सकती कि उसने सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी। सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के एवज में जो सामाजिक सुरक्षा का एक मुद्दा है, और अगर सब कुछ आप बाजार आधारित कर देंगे तो आप ये बेहतर जानते हैं कि 400 रुपए किलो वाला बिकने वाला टमाटर बाजार के ही कारण सड़कों पे फेंक दिया जाता है क्योंकि कल को उसके खरीदार थे तो वो 400 रुपए था। एक आदमी जो एक तयशुदा समय से, बाजार एक मूविंग ट्रेंड है, जो डिस्पैरिटी पैदा होती है। ये हमसे पहले रिटायर हुए, हम इनके बाद रिटायर हुए, हमको साहब 10,000 रुपया मिला, इनको साहब 8,000 रुपया मिला। ये डिस्पैरिटी कौन डिसाइड करेगा? सरकार यहाँ पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में बैठी हुई है और रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर अपनी इस भूमिका से खुद को वापस ले लेगी तो इसका मतलब है सरकार का आशय इस वर्ग को लेकर के बेहद खराब हो चुका है। और अभी आपके साथी पूछ रहे थे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, बहुत क्लियर है। ये चीजें जो भी हो रही हैं ये समाज में संदेश देने के लिए। ट्रेड यूनियन एक हित समूह की तरह कार्य करता है जिससे ढेर सारे लोगों के हितों को साधा जा सके, वही ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन का आशय हमेशा से यही रहा है। ट्रेड यूनियन कोई राजनीतिक वर्ग नहीं है कि हम किसी को ये कह दें कि नहीं साहब अमुक आदमी ठीक है, अमुक आदमी गलत है। वो हर आदमी जो हमारे हित के दायरे में आने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है, ट्रेड यूनियन हमेशा उसके खिलाफ खड़ी हुई है। और ट्रेड यूनियन इस माध्यम से, इसे केवल आप रिले हंगर स्ट्राइक ही ना जाने, ये चेतावनी है और हम लोग हर प्रकार की मध्यस्थ चेतावनी दे करके, तो अभी धमनी नहीं है, हम है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। चक्का अगर 1 घंटे के लिए रोक दिया गया तो इस देश में महंगाई और क्या क्या मुद्दे खड़े हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। सरकार को भी ये एक रास्ता निकालना होगा। हमारे आला नेता दिल्ली में बैठे हैं जो इस मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हमारे महामंत्री जी हैं जो हमारी जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उसको वहां तक पहुंचाते हैं। इसलिए
आप पत्रकार हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे भी आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि कर्मचारी वर्ग पहला अटैक है। इस देश में सामाजिक सुरक्षा के मॉडल को पूरी तरह से ये कंपनियां सरकारों को प्रभावित करके ध्वस्त कर दें। अगर आप इसके इतिहास में जाएं तो 2007-8 में जिस तरीके से यूलिप प्लानों के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनियों की हवा निकल गई थी और उसी को संभालने के लिए बहुत पहले ही सरकार को पता चल गया था, तो सरकार ने एनपीएस की नीति लागू कर दी। आज सरकार एक छल्ला उड़ाती है, कहती है कि भाई जो है 14% का आपको हम जो है अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये कुछ नया नहीं है। मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि जो पेंशन में व्यक्ति 6 महीने की सर्विस करता है तो निधियों में विनियोग के माध्यम से उसके पेंशन का जुगाड़ पहले ही सरकार कर लेती है। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा 18 साल में पढ़ेगा तो आप 18वें साल में से खाली कह रहे हैं कि व्यवसायीकरण की बात कर रहे हैं, यह तो नौकरियों का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है, कल्याणकारी राज्य की जो व्यवस्था है उसमें जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए वही सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, और उन कल्याणकारी योजनाओं को भी ये अडानी और अंबानी के हाथों या प्राइवेटीकरण के हाथों दे रहे हैं। ये कहाँ उसमें व्यवसायीकरण कर रहे हैं? किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप ये देखें तो रोजगार के मुद्दे पे सरकार फेल है। रोजगार दे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, और रही बात पेंशन की, रोजगार दे भी तो क्या 60 साल के बाद जो व्यक्ति 35 साल 40 साल सरकार की सेवा किया है उसको वृद्धाश्रम में रहना चाहिए? उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। उस पेंशन के लिए हम उस बुढ़ापे के सहारे की बात कर रहे हैं, हम किसी व्यवसाय या उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। यद्यपि ये एक मांग है हम लोग की कि जो जगह खाली है उनको भरा जाए। सरकार लगातार संविदा पे लोगों को लेकर उनका शोषण कर रही है, लेकिन ये बात की बात है। हम तो आज एक ही मुद्दे पे हैं कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए और पुरानी ही पेंशन चाहिए, और इसका व्यवसायीकरण से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल हम लोग के सामाजिक सुरक्षा की बात है कि 60 साल के बाद जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, अपना स्वास्थ्य कैसे ध्यान रख पाएगा? जब हम इस लायक नहीं रहेंगे तो आखिर हमारा राज्य सरकार का दायित्व है कि हमारा ध्यान रखे, जो अब तक रखती रही है। ये भाजपा सरकार ने आके इस व्यवस्था को समाप्त किया है, इसलिए हम इसी सरकार से मांग करते हैं कि हमारी व्यवस्था को बहाल कर दे। धन्यवाद। तो आखिरकार सरकार के ये पेंशन बंद करने के पीछे का क्या हो सकता है कि उसकी क्या कुछ मजबूरी हो सकती है कि जिसकी वजह से उन्होंने इस पेंशन को बंद किया? कोई मजबूरी तो नहीं दिखती है, इसलिए कि हम लोग सारे आंकड़े बता चुके हैं कि जिससे सरकार को कहीं कोई कम से कम जो आर्थिक बात है वो नहीं है। अब दूसरे क्या कारण हो सकते हैं, चूंकि सरकार ने बंद किया तो वो कारण तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन आर्थिक जो कारण है वो एकदम झूठे हैं। क्योंकि फिर राज्य सांसदों को कैसे मिल पा रही है, विधायकों को कैसे मिल पा रही है? एक एक नहीं 3-3 पेंशनें मिल पा रही हैं। कैसे मिल पा रही हैं? अगर आर्थिक बोझ है तो पहले अपनी बंद कर दें। ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनको तो आदर से स्थापित करने चाहिए, पेंशन लेना बंद करें। हम हो सकता है मांग तब बंद कर पाए अपनी, लेकिन जब तक ये स्वयं आदर्श नहीं रोकेंगे, जहां पे आर्थिक स्थिति की बात होगी वहां कर्मचारियों की बात करेंगे, बाकी सब अपने को जनसेवक और जनप्रतिनिधि बताएंगे, तो ये तो दोनों चीजें तो नहीं चलेंगी ना। अगर उनको लगता है तो अपनी पेंशन बंद करा दें, अगर वो पेंशन नहीं लेंगे तो हम मान लेंगे हो सकता है आर्थिक मजबूरी या कोई मजबूरी है सरकार की कि विधायक भी नहीं ले पा रहे हैं हमारे। ठीक है। देखा कि किस तरह से प्रयागराज में लगातार शिक्षक समाज हो या विभिन्न विभाग के कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अभी देश में तमाम ऐसे विभाग के लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दर्शकों, आपकी क्या राय है कि क्या इस तरह से इन लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं इससे सरकार इन लोगों की बातों पर गौर करेगा? क्या आने वाले दिन में वास्तव में इन लोगों को न्याय मिल पाएगा?